जनवरी 1947 की एक सर्द सुबह थी। फजर के वक्त जैसे ही यालल फलाह की आवाज़ फिजा में गूंजी, यास्मीन की आंखें फौरन खुल गई। अभी उठती हूँ, उसने करवट बदलकर तकिया मुंह पर रख लिया। बरामदे के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। बाहर से अजान की आवाज़ अंदर आ रही थी, और ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसके अब्बा जे की थी। उसके अब्बा मोहल्ले के मस्जिद के मौज़िन थे और घंटा भर पहले ही वुज़ू करके मस्जिद रवाना हो चुके थे। यास्मीन ने लहाफ एक तरफ रखा, दिल में हल्की सी सुस्ती और नींद की कशमकश लिए जल्दी जल्दी आस्तीनें चढ़ा ली और वुज़ू करने लगी। ठंडे पानी ने जैसे उसके हाथ पांव सुन कर दिए। वहां रखी लकड़ी की चौकी पर रखी जाए नमाज को उसने सीधा किया और उस पर नमाज पढ़ने लगी। सर्दी इस कदर शदीद थी कि उसके दांत बेख्तियार बजने लगे, मगर दिल में अजीब सा सुकून उतर आया था। स्टोर में गंदम की बोरियों की ओट में एक वजूद कई घंटों से छुपा हुआ उसका जायजा ले रहा था। उसने अपना चेहरा स्याह कपड़े में छुपा रखा था और उसकी नजरें मुसलसल यास्मीन पर जमी थी। यास्मीन ने नमाज मुकम्मल करके दुआ के लिए हाथ उठाए, दिल ही दिल में अपने घर वालों के लिए खैर मांगी। जय नमाज समेटी और दोबारा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मी और दादी के कमरे के दरवाजे बंद थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। स्टोर के करीब से गुजरते हुए उसे एक अजीब सा बोझल एहसास हुआ, जैसे कोई नजर उसका पीछा कर रही हो। उसने आहिस्ता से स्टोर में झांका। एक लंबा चौड़ा वजूद पूरा चेहरा स्याह कपड़े में छुपाए खड़ा था। यास्मीन का दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा कि मुंह से चीख निकल जाती। उस शख्स ने फौरन से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और मजबूती से दबा दिया। यास्मीन की सांस रुकने लगी, उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। घंटों बाद जब काम से चूर और निढाल यास्मीन अपने कमरे में वापस लौटी, तो उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। नकाबपोश कब का फरार हो चुका था। यास्मीन अपनी चीखें दबाने के लिए दुपट्टा मुंह में लिए सिसक रही थी। सुबह अम्मी और दादी उसकी हालत देखकर घबरा गई। उसे तेज बुखार हो गया और जिस्म तपने लगा। दादी बड़बड़ाती रही, जरूर ठंडे पानी से वुजू किया होगा, कितनी दफा कहा था पानी गर्म कर लिया कर। काश ये सुबह के लिए ना उठती। यास्मीन की आंखों से आंसू बहते रहे। काश वो सुबह अजान की आवाज उसके कानों में ना गूंजती। दिन पर दिन गुजरते गए। यास्मीन की हालत कुछ संभल गई, मगर उस सुबह के बाद वो कभी फजर के लिए ना उठी। अजान पर आंख खुल जाती, मगर वो बिस्तर में पड़ी कामती रहती। उसका दिल खौफ से भरा रहता। यास्मीन की हालत बेहतर हो रही थी, मगर मुल्क के हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। मुसलमान घराने सख्त खौफ में मुब्तला थे, खास तौर पर वो घर जहाँ जवान लड़कियां थी। कई लोगों ने कम उम्र बच्चियों की बिना देखे शादी कर दी। यास्मीन की माँ भी उसकी जल्द अज जल्द शादी करना चाहती थी, मगर यह आसान नहीं था, क्योंकि यास्मीन बस सूरत समझी जाती थी। रंग सांवला था और बचपन में होने वाली चीचक ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। लोग उसकी शराफत के किस्से सुनकर रिश्ते लेकर आते, मगर उसे देखते ही उल्टे पांव लौट जाते। यास्मीन की सब सहेलियां अपने अपने घरों को जा चुकी थी। औरतों ने घरों से निकलना छोड़ दिया। यास्मीन और उसका छोटा सा शरीफ घराना बेहद खौफजदा था। मर्द के नाम पर घर में सिर्फ कमजोर मौजन साहिब थे और 3 औरतें थी। वैसे तो यास्मीन की माँ को खुदा की जात के बाद यास्मीन की बदसूरती पर पूरा यकीन था कि उस पर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, और उस रात के वाक़े के बाद उसके इल्म में नहीं था कि ये यकीन टूट चुका है। फिर 14 अगस्त 1947 आ गया। बंटवारा हुआ। वो न जाने कैसे जान बचाने में कामयाब हुए। मुसलमानों के काफिले के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। जख्मों से चूर, दिल थका हुआ और आंखें वीरान थी। कई महीनों तक यास्मीन को समझ ही ना आई कि उस पर क्या कयामत गुजर गई है या अभी कुछ और बाकी है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने मरहम रखना शुरू किया। जिस्म के जख्म बढ़ने लगे, दिल ने फिर से धड़कना सीखा, भूख लगने लगी, नींद आने लगी। अगरचे ख्वाब शुरू में खौफनाक थे, फिर वो एक पुरानी स्कूल की इमारत थी जिसे बेसहारा मुहाजिर औरतों और लड़कियों का कैंप बना दिया गया। यास्मीन जिस औरत को अपनी कहानी सुनाती, उसे लगता कि उससे ज्यादा तकलीफ किसी ने नहीं झेली, मगर अगली कहानी उससे भी ज्यादा दर्दनाक होती। कई लड़कियां कंवारी थी, कई के साथ बच्चे थे, कई अपने प्यारों से बिछड़ी थी। यास्मीन उस एतबार से मुतमईन थी, उसका कोई नहीं था, मगर उसकी अम्मा और दादी महफूज थी, अच्छी जगह थी। यास्मीन को वो अक्सर ख्वाब में नजर आती। महीनों गुजर गए। कई खुशनसीब औरतों के बिछड़े रिश्तेदार उन्हें लेने आ गए। कई लड़कियां कैंप ही से सादा कपड़ों में रुखसत हो गई। बहुत से लोग यास्मीन का रिश्ता भी लेकर आए, मगर नेक होने के बावजूद उसका चेहरा देखकर खामोशी से लौट के या किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। यास्मीन के लिए नया नहीं था, वो ये अज़त पहले भी सह चुकी थी।
اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک دن کیمپ کی کردار ترتا باجی نصرت نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ یاسمین ان کے قریب بیٹھ گئی۔ نصرت باجی نے پیار سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، کیسی ہو یاسمین؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہوں باجی، کتنی عمر ہو گئی تمہاری؟ نصرت نے پوچھا۔ یاسمین نے انگلیوں پر حساب لگا کر کہا، 25 سال۔ اب تمہیں اپنے گھر کا کر دیا جائے، نصرت نے مسکرا کر کہا۔ یاسمین کے ذہن میں پرانی ناکامیاں گھوم گئی، مگر نصرت باجی نے فوراً کہا، تمہیں دیکھ کر پسند کیا گیا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے دن ایک صاحب نے تمہیں دیکھا اور رشتہ بھیج دیا۔ میں نے اچھی طرح چھان بین کر لی ہے، بہت اچھا اور صاحب حیثیت لڑکا ہے، بس تمہاری ہاں چاہیے۔ یاسمین حیرت اور شرم سے نظر جھکا گئی۔ کیمپ کے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ آج سب کچھ مختلف تھا کیونکہ تمام انتظام دلہے کی طرف سے تھا۔ شاندار کھانے اور سادہ مگر قیمتی جوڑا۔ یاسمین سرخ چوڑیوں میں عام سی لگ رہی تھی۔ نکاح ہوا۔ رخصتی کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک نرم آواز آئی، السلام علیکم۔ اس نے نگاہ اٹھائی، سامنے ایک نورانی چہرہ تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا نام کاشف ہے، مگر یہ میرا پیدائشی نام نہیں، میرا اصل نام امر سنگھ تھا۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر اس نے 2 سال پہلے کی وہی سرد صبح سنائی۔ اذان، نماز اور یاسمین کی عبادت نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے توبہ کی، اسلام قبول کر یاسمین کو ڈھونڈتا پاکستان آ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ یاسمین نے آنسوؤں میں ڈوبے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور اسے معاف کر دیا۔ اب کاشف اور یاسمین نے خوشگوار زندگی گزارے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔